भाजपा के नेता ये कहते हैं कि रोटी बेटी माटी मुसलमानों के द्वारा छीनी जा रही है, तो माटी में ये बात लागू नहीं। तो जो बीजेपी के जो स्थानीय नेता है, कभी इस पर जी, मुखर नहीं हो पाए क्योंकि वो चीज़ों को समझ रहे हैं। लेकिन हुँ, जब इस मुद्दे को उठाने के लिए बाहर से नेता बुलाए गए, तब वो धराशायी हो गए हुँ, और जिला प्रशासन ने एक टीम बनाई, जिसमें उसके पदाधिकारी भी थे और भाजपा के नेता भी शामिल हुए थे जी, उस टीम में। और उस टीम ने ये रिपोर्ट दी कि यहाँ पर किसी तरह का कोई भी विदेशी नागरिक का घुसपैठ नहीं हुआ है। ये पाकुड़ को इसलिए चुना गया कि पाकुड़ में उनकी नैरेटिव सेट हो रही कि किसी भी तरीके से आदिवासी और मुस्लिम का जो एक कॉम्बिनेशन जिन्होंने हम डेवलप कर पाई है, उसको तोड़ना है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन्नत ज्वार। दोस्तों, झारखंड चुनाव परिणाम आने के बाद जिस सियासत और सीट की चर्चा है, उसका नाम पाकुड़ है। पाकुड़ वह विधानसभा है जहां सबसे ज्यादा वोटों से आलमगीर आलम, जो कि पूर्व मंत्री ही रहे झारखंड सरकार के, वो इन दिनों जेल में है। उनकी पत्नी निशात आलम ने जीत हासिल की है। वोट 86,029 वोटों से वह जीती है। यह जीत ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस मामले में है कि इतना वोट न कल्पना सोरेन को मिला है, न हेमंत सोरेन को मिला है, न ही दूसरे धड़े में बाबूलाल मरांडी को मिला, न चंपई सोरेन को मिला। तो आखिरकार इस लोकप्रियता की वजह क्या थी? इस ऐतिहासिक वोट की वजह क्या थी? सिर्फ मैं इतना बताता चलूं, बातचीत शुरू करें उससे पहले, कि पाकुड़ वह जगह है जहां से भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के विधानसभा के श्रीगणेश किया था, जहां से मुद्दा पकड़ा था, जहां से सवाल उठाया था, जहां से नैरेटिव तय किया था। तो इस बात को समझने के लिए, उस विधानसभा में इतनी लोकप्रियता आलमगीर आलम की क्यों है, इस बात को समझने के लिए, कैसे आलमगीर आलम पूरे झारखंड में चुनावी मुद्दा बन गए, इस बात को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान और पाकुड़ के वरिष्ठ पत्रकार रमेश भगत हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस ऐतिहासिक परिणाम की वजह क्या थी। रमेश जी, आपका स्वागत है और आपसे बातचीत की शुरुआत इस सवाल से कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत, इस बड़ी लोकप्रियता की वजह क्या थी, जबकि वह मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में बंद जेल में है और भाजपा ने उन्हीं के दम पर पूरे राज्य में उन्हीं के नारे पर चुनाव लड़ा। बहुत-बहुत धन्यवाद अजय प्रकाश जी। जी, सबसे पहले जो भाजपा की नैरेटिव रही थी, यहाँ से जो उन्होंने शुरुआत की जी, बांग्लादेशी मुसलमानों का प्रवेश, घुसपैठ, मुस्लिमों के साथ आदिवासियों का विवाह और लैंड जिहाद, ये सारे मुद्दे यहाँ गौण हो गए और जिस तरीके से आप आलमगीर आलम की जो छवि है पाकुड़ जी, विधानसभा क्षेत्र में या संथाल प्रणाली में, वो हुँ, ना एक भ्रष्टाचारी की छवि रही है, जी, वो ना ही एक आक्रामक मुस्लिम नेता की छवि रही है, बल्कि एक समन्वयवादी नेता की उनकी छवि रही है और वो स्वभाव में उनका दिखता भी है। जिसका असर है कि जब उनके जगह पर कांग्रेस पार्टी ने उनकी पत्नी को चुनावी मैदान पे उतारा, हुँ, तो एक सहानुभूति भी उमड़ी कि जो एक विपक्ष की जो नैरेटिव है कि ईडी जो है वो विपक्षी नेताओं पर ही हमले कर रही है केंद्र सरकार के इशारे पर और उसी के षड्यंत्र में आज आलमगीर आलम जेल में है। और उसी सहानुभूति का इनके साथ-साथ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का देन है कि आज निशात आलम घर से निकली और सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाली महिला विधायक भी बनी। बिल्कुल। तो अगर एक बात जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को ईडी के भ्रष्टाचार के नाम पर गिरफ्तार किया, चलिए उसकी छवि ईडी वाली नहीं है, लेकिन पाकुड़ वह जगह बनाई जहां से उसने नैरेटिव तय किया कि बेटी छीनी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 3 नारों से अपनी बात रखी, रोटी, बेटी और माटी, इन तीनों का रिश्ता मुसलमान से था। बेटी मुसलमान छीन रहे हैं, माटी जमीन पर कब्जा मुसलमान कर रहे हैं, जिसको आप लैंड जिहाद कह रहे थे, और रोटी बेटी और रोटी भी, रोजगार भी मुसलमान छीन रहे हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी। इन सबकी जमीन पाकुड़ बनी। तो क्या वहां फेल कर गया सत्ता पक्ष?
क्या प्रधानमंत्री मोदी के रणनीतिकार इसको समझने में गलती कर गए कि सिर्फ चूंकि बंगाल से सीमा सटती है इसलिए इस बात को इतना हाईलाइट किया? वो वजह क्या थी, वो घटनाएं क्या थी जिससे बल मिला? देखिए, ये 3 अलग-अलग मुद्दे हैं, रोटी-बेटी और माटी। जी। अगर हम पहले माटी की चर्चा करें, हम्म, तो संथाल पन्ना में पूरे संथाल पन्ना में एक एसपीटी एक्ट लागू, संथाल जी। पन्ना टेंडेंसी। इस एक्ट के तहत कोई भी ज़मीन की खरीद-बिक्री नहीं कर सकता है। ना आदिवासी किसी दूसरे आदिवासी को बेच सकते हैं, ना गैर आदिवासी किसी दूसरे गैर आदिवासी को बेच सकते हैं। जी। उसी शर्त पर खरीद-बिक्री की ज़मीन हो सकती है जब वो खास मौजा हो। जब वो प्रधानी मौजा अगर रहता है तो उसमें कोई खरीद-बिक्री नहीं। और जब भाजपा के नेता ये कहते हैं कि रोटी-बेटी माटी मुसलमानों के द्वारा छीनी जा रही है, तो माटी में ये बात लागू नहीं। हम्म, जो भी यहाँ पर गैर आदिवासी हैं और 200 साल, 300 साल, 500 साल से रह रहे हैं, उनका भी अगर वो परिवार बढ़ रहा है, वंश बढ़ रहा है, तो वो अपना घर फैला नहीं पा रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो ये दोनों तरफ है। ये मुस्लिमों के साथ भी ये समस्या है, हिंदुओं के साथ भी समस्या है, जो भी गैर आदिवासी। तो जो बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं, कभी इस पर जी। मुखर नहीं हो पाए क्योंकि वो चीज़ों को समझ रहे थे। लेकिन हम्म, जब इस मुद्दे को उठाने के लिए बाहर से नेता बुलाए गए, तब वो धराशायी हो। आप देखेंगे कि 2 खासकर मुद्दे पाकुड़ जिले से उठाए गए थे। एक गोपीनाथपुर में बंगाल से आकर मुस्लिमों का अ, हिंदू परिवारों पर हमला किया जाना, वो जी। एक मामला था जिसको जिला प्रशासन ने तुरंत ही उसको टेक ओवर किया था और बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती। हम्म, ये कुर्बानी को लेकर आक्रोश फैला था, उसमें कुछ विवाद हुए थे। जी। दूसरा मामला था, जिसमें उस मामले में भी गोपीनाथपुर में जो मामला हुआ था, उसमें स्थानीय मुस्लिम जो झारखंड या पाकुड़ के जिले के रहने वाले थे, उन्होंने आक्रोश नहीं दिखाया था, उन्होंने वो हिंसा में शामिल नहीं। लेकिन जो बंगाल से मुस्लिम आए थे, वो उस हिंसा में शामिल हुए। दूसरा मामला था महेशपुर प्रखंड में, पाकुड़ जिले का एक महेशपुर प्रखंड है, उस पर जमीन का जी। मामला था कि मुस्लिम के द्वारा एक आदिवासी की ज़मीन की घेराबंदी की गई। जी। उसके पीछे का मामला ये था कि उस मुस्लिम परिवार ने बहुत पहले ही उस आदिवासी ज़मीन को खरीदा था। अब संथाल परगना में ज़मीन की खरीद-बिक्री का कोई वैधानिक आधार है नहीं। लोग नहीं। दान पत्र के माध्यम से या अपना आपसी विश्वास के माध्यम से खरीदते हैं। तो जी। उस पैसे की अदायगी के बाद जो ज़मीन की घेराबंदी कर रहे थे, उसी में उसका विरोध हुआ था और जी। ये मामला जैसे ही सामने आया, यहाँ के जो और दूसरी धर्मों के जो आदिवासी हैं, वो भी थोड़े सतर्क हो कि जी। बीजेपी ये कौन-सा मुद्दा उठा रही है, कैसा मुद्दा और ये सिर्फ़ पाकुड़ के संदर्भ में ये बात नहीं है। आप देवघर चले जाएँ, गोड्डा चले जाएँ, जामताड़ा चले जाएँ, ये जी। सारे जगह यही स्थिति है कमोबेश। आप जब उसको अंदर जितना उस मुद्दे के अंदर लोग जाएँगे, उतना बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ेगा मतलब क्योंकि लैंड जिहाद का जो सच प्रचारित करने की कोशिश की गई और जो बातें कही गई उसका कोई इन देवघर कमिश्नर रीजन में माने, गोड्डा रीजन में माने कोई खास वजह नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है, कोई सबूत नहीं है। क्या ऐसी स्थिति? नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसा नहीं है कि आदिवासियों की ज़मीन मुसलमान नहीं खरीद रहे हैं, हाँ, नहीं बिल्कुल। या ऐसा भी नहीं है कि हिंदू नहीं खरीद रहे हैं, खरीद जी। रहे हैं, बेशक खरीद रहे हैं। और उसमें जैसे कुछ इलाकों में देखा जाए कि ये नैरेटिव आता है कि जैसे ही मुफस्सिल थाना पाकुड़ का जो सदर प्रखंड है, वहाँ पर देखते हैं कि चूँकि बहुसंख्यक वहाँ मुस्लिम हैं, उस पूरे जी। विधानसभा में बहुसंख्यक मुस्लिम हैं, तो मैक्सिमम ज़मीन मुस्लिमों के द्वारा ही खरीदी जाएगी, ये स्वतः है। अगर हम जी। गोड्डा में देखें कि बहुसंख्यक वहाँ हिंदू है, तो मैक्सिमम ज़मीन वहाँ के हिंदुओं के द्वारा खरीदी जाएगी। हुँ। लेकिन चूँकि सारे ज़मीन पूरे संथाल परगना की ज़मीन संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट से बंधी हुई है, ऐसे में कहीं भी ज़मीन की खरीद-बिक्री वैधानिक नहीं हो सकती। जी। जैसे आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में बहुत सारे इलाकों में कोई ज़मीन बिकती नहीं है और लोग एक या 10-20 रुपए के नोटरी पर कुछ लिख पढ़ लेते हैं और उससे फिर रहने लगते हैं। क्या उस तरह का रिवाज है वहाँ? बिल्कुल, नोटरी भी यहाँ पे सामने नहीं आता है, यहाँ दान पत्र सामने आता है। अच्छा, दान में दी गई। हाँ, जी। अब जब ये बात कही जाती है भाजपा के द्वारा और कही गई पाकुड़ के बारे में, वो अक्सर एक शब्द वो निकाल लाते हैं हिंदुस्तान के एक हिस्से के लिए कि मिनी पाकिस्तान बना दिया है पाकुड़।
उसका सच क्या है? क्या एकाएक पिछले 5 वर्षों में जब से हेमंत सोरेन की सरकार है, तब से एकाएक पाकुड़ में मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है? ऐसा कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार किसी का कोई आंकड़ा है? या मुसलमान एकाएक पूरे संथाल में बहुत ज्यादा बढ़ गए? क्योंकि इसको लगातार प्रचारित किया गया, 3-3 मुख्यमंत्री लगाए गए पूर्व और 2 वर्तमान, और इस बात को स्थापित करने की कोशिश की गई कि डेमोग्राफी बदल रही है झारखंड इस मुद्दे ये मुद्दा तो चुनाव के पहले गर्म हुआ ही था की। जी, और इस पर हाईकोर्ट के भी निर्देश आ रहे थे लगातार कि जाँच कराई जाए, जाँच कराई जाए। जी। इसको लेकर जिला प्रशासन को भी ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी कि जाँच कराई जाए हुँ, और जिला प्रशासन ने एक टीम बनाई, जिसमें उसके पदाधिकारी भी थे और भाजपा के नेता भी शामिल हुए थे जी, उस टीम में। और उस टीम ने ये रिपोर्ट दी कि यहाँ पर किसी तरह का कोई भी विदेशी नागरिक का घुसपैठ नहीं हुआ है। पूरे टीम में तीनों विधानसभा को लेकर अलग-अलग टीम बनाई गई थी। तो उसमें पाकुड़ विधानसभा से भाजपा के नेता थे या पाकुड़ जिले में थे। जी, महेशपुर विधानसभा या महेशपुर प्रखंड से वहाँ भी बीजेपी के नेता शामिल थे। उस टीम ने ये रिपोर्ट दिया कि कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला या विदेशी नागरिक के यहाँ पर घर बनाकर रहने का मामला सामने नहीं जी, आया है। ये उनके पार्टी के नेता ही उस टीम में शामिल होकर कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो मुद्दे बना रही थी, जी, स्थानीय स्तर पर उनके पार्टी के नेता ही उसका स्थिति स्पष्ट कर दे रहे थे कि ऐसा कोई मामला है ही नहीं। जी। और बेटी छीने जाने का सच कि जो है वो क्या है, वो लव जिहाद हो रहा है पाकुड़ में और पूरा हमारी बेटियों को बदला जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद मंच से बोल रहे थे कि वो मेरी बेटी छीन रहे हैं, हमारी बेटियाँ छीन रहे हैं। इसका सच? देखिए, अगर बांग्लादेशी बेटी छीन रहे हैं, तो वो तो केंद्र सरकार ही बताएगी। लेकिन जी, अगर स्थानीय मुस्लिम, स्थानीय और धर्मों के लोग अगर स्थानीय स्तर पर कभी किसी से प्रेम विवाह करके शादी कर रहे हैं, हुँ, तो मेरे हिसाब से वो व्यक्तिगत नितांत ही जड़ निजी है। मसला है। लेकिन उसमें राजनीति का मिश्रण तब होता है या राजनीति उसमें तब सामने आती है, जब बड़ी संख्या में मुस्लिमों के द्वारा या मुस्लिम लोगों के द्वारा आदिवासी बिल्कुल, महिलाओं के साथ शादी की जाती है और उनको राजनीतिक पदों पर बैठाने की या राजनीतिक पद के लिए चुनाव लड़ाने की तैयारी की जाती है, फिर ये नैरेटिव उठाया जाता है। जी, और इसमें भी मेरा ये कहना होगा कि ये फिर एक तरफ़ा मामला नहीं। हुँ, यहाँ फिर कुछ हिंदू परिवार भी हैं, हिंदू लोग भी हैं, जो हुँ, आदिवासियों से प्रेम विवाह करते हैं। जी। और ये बिल्कुल सामान्य-सी बात है कि जिस इलाके में आप रहते हैं, वहाँ पर हाँ, किसी बिल्कुल, से भी ये किसी प्रेम से प्रेम हो संबंध बन ही सकता है। सकता है। बिल्कुल। तो अगर इस बात को रमेश आपके ज़रिए जनता समझना चाहे, वोटर समझना चाहे, देश के लोग समझना चाहें, तो आखिरी सवाल आपसे ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव पाकुड़ से सेट किया, क्या उस पाकुड़ के नैरेटिव का नतीजा है कि ऐतिहासिक वोट 86,000 वोट से निशात आलम जीत गईं और उसके रिएक्शन में जीत गईं कि तुमने हमारे पूरे पाकुड़ को बदनाम किया है? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। जी। आप निशात आलम की जीत के पहले 2019 हुँ, में आलमगीर आलम की जीत को देखें, तो जी। आपको लगेगा कि उनको भी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई थी। हुँ, उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में 1,28,000 वोट आए और हुँ, वो करीब 61,000 वोट से जीते थे। जी। 5 सालों में आबादी भी बढ़ी है इस विधानसभा क्षेत्र की और जिस तरीके से वो 4 बार के यहाँ विधायक रहे हैं आलमगीर आलम साहब, हुँ, तो जिस तरीके से उनका एक हर गाँव में उनके संगठन की पैठ है, हर गाँव में उनके निस्वार्थ भावना से काम करने वाले कर्मठ कार्यकर्ता मौजूद हैं। जी, बाकी पार्टियों के उस लेवल पे कार्यकर्ता मौजूद नहीं। क्योंकि लंबे समय से वहाँ की सत्ता में बीजेपी नहीं है, तो उनके कार्यकर्ता भी जो हैं वो गाँव-गाँव पर पूरी मजबूती के साथ खड़े नहीं। बिल्कुल। यही है कि इसी का कारण रहा कि जब कांग्रेस जब जीत हासिल की या निजात आलम घर से बाहर निकली, तो हुँ, एक सहानुभूति भी थी। एक नैरेटिव जब बीजेपी फैला रही है कि आलमगीर आलम भ्रष्टाचारी है, तो हुँ, सामने से विपक्ष या जो अभी की जो वर्तमान में सत्ता पक्ष थी, वो भी एक नैरेटिव फैला रही थी। ईडी जो है, वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और उसी का नतीजा है कि आज आलमगीर आलम जेल में। हुँ, तो जिस तरह से हेमंत सोरेन छूटे हैं,
हेमंत सोरेन के जेल पे रहने पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन बाहर निकली और उन्हें निकालने का काम किया है। उसी तरह से निशात आलम आज अपने घरों से निकली हैं, घर से निकली हैं और आलमगीर आलम को निकालने का काम करेगी। और यही जी, एक सिम्पैथी रही जो उनको प्रचंड बहुमत की ओर लेके चली। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि निषाद आलम भी एक पत्नी से आगे नेता के तौर पर उभर पाएँगी, जिस तरह से कल्पना सोरेन एक स्वतंत्र बड़ी नेता के तौर पर उभर पाई हैं? इसकी संभावना है या घरेलू महिला हैं वो? निशात आलम पूरी तरह से घरेलू महिला हैं। जी। उनके बारे में तो यही कहेंगे कि अब तक हुँ, की राजनीति में या लंबे समय से हम पाकुड़ में काम कर रहे हैं, तो कभी हुँ, उनको राजनीति में देखा ही नहीं है। जी, विकट स्थिति में वो घर के दहलीज से बाहर निकली हैं हुँ, और अभी ये देखना बाकी है कि उनका आगे का कार्यकाल कैसा रहता है। जब वो हुँ। लोगों से घुलेंगी, मिलेंगी और भाषण देने में उनको सहूलियत होगी, तो वक़्त बताएगा कि वो किस रूप में सामने आ रही हैं। एक बात मुझे लगता है रमेश भगत जी ज़रूर पाठक सुनना चाहेगा जो हमसे छूट रही है, वो ये कि आखिरकार बीजेपी ने पाकुड़ को ही टारगेट क्यों किया? उसके पास पूरे झारखंड में कोई और जगह भी हो सकती थी, लेकिन पाकुड़ को ही टारगेट कर कर निशिकांत दुबे लगातार बोलते रहे संसद में इन सवालों पर। फिर हेमंत बिश्व शर्मा जैसा नेता आए, फिर उन्होंने बताया कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, घुसपैठ हो रही है, तो पाकुड़ को ही केंद्रित क्यों किया? क्या लगता है आपको? क्या देखिए, एनर्जी दिख रही पाकुड़ थी, उनके जहाँ लिए से कोई कि ध्रुवीकरण हो सकता था? जी। मेरा कहना है कि पाकुड़ उनके लिए कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है। हुँ, दरअसल उनके गले की जो फांस है, जो बीजेपी के गले की फांस है, वो आदिवासी और मुस्लिम का एक मजबूत गठजोड़ है। इस गठजोड़ को बीजेपी अभी तक नहीं तोड़ पाई और आप किसी भी इलाके में जाएँ या इस बार के विधानसभा चुनाव में ही संथाल की 18 सीटों पर गौर कीजिएगा, जी, तो आप पाइएगा कि 17 सीटों पर जेएमएम मतलब जी, अविश्वसनीय तरीके से जीत हासिल की। जी, गोड्डा हार गई, देवघर हार गई, हुँ, बाकी जगह भी वो हार गई, राजमहल हार गई, हाँ, हुँ, सारठ जैसी जगह हार गई। लेकिन ये पाकुड़ को इसलिए चुना गया कि पाकुड़ में उनकी नैरेटिव सेट हो रही थी, कि किसी भी तरीके से आदिवासी और मुस्लिम का जो एक कॉम्बिनेशन जेएमएम डेवलप कर पाई है, उसको तोड़ना है। हुँ, अगर वो उसके तोड़ देती है, तो मुस्लिमों का नहीं, लेकिन आदिवासियों का वोट पाने में वो सफल हो जाएगी। इस बिल्कुल। लिहाज से आप देखिए कि अगर संथाल में हिंदू की आबादी जो है, वो स्वतः बीजेपी की ओर चली जाती है, उसके लिए बीजेपी को कोई खास मशक्कत करनी नहीं पड़ती हुँ, है। यहाँ एक बड़ी आबादी जो भी संथाल के अलावे गैर आदिवासी जो संथाल के अलावे जो आदिवासी जनजाति है, चाहे आप पहाड़िया को लें, उसको भी बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है। हुँ, तो ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल बनती है आदिवासी और मुस्लिम। आदिवासी में जो सत्तारूढ़ होते हैं, वो भी बीजेपी की तरफ थोड़े आते झुके हैं। हुए होते हैं। लेकिन जो क्रिश्चियन आदिवासी हैं या जो सामान्य सरना आदिवासी हैं, उनको मोड़ना, ये काम था। इस काम को वो पूरा करने के लिए पाकुड़ से वो नैरेटिव तैयार करते हैं, साहेबगंज से नैरेटिव तैयार करते हैं, बरहेट से नैरेटिव तैयार करते हैं। और फिर जी, वो कोशिश उनकी पूरे विधानसभा में जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ और जो परिणाम आए, वो बता रहा है कि वो कोशिश उनकी सफल नहीं। हुँ, अब भाजपा को दूसरे सिरे से सोचना होगा कि क्या हो सकता है। लेकिन बिल्कुल। अगर हम देखें कि भाजपा इतनी बड़ी इतनी बड़ी हार तक वो कैसे पहुँच गई? एक समय हुँ, था कि रघुवर दास बहुमत से सत्ता में आए थे, 5 साल उन्होंने जबरदस्त काम किया। इतना जी, लूज़ वो पिछले बार भी नहीं हुए थे। चूँकि बिल्कुल। पिछले बार आजसू अलग थी, जेवीएम अलग तरीके से लड़ रही थी, कल्पना सोरेन का कोई फैक्टर भी नहीं था। हुँ, लेकिन इस बार आप देखें कि आजसू साथ में है बीजेपी के, जेवीएम के जो सुप्रीमो है बाबूलाल जी, मरांडी वो खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, फिर हुँ, भी ये वो जीत को दोहरा नहीं पाए, उल्टा वो घाटे पे ज़्यादा रह गई बीजेपी। तो बिल्कुल। मुझे यही समझ में आता है कि बीजेपी का जो संगठन है, पूरे चुनाव के दौरान वो खुद को सँभालने में और सुलझाने में ही व्यस्त रहे। वो बिल्कुल, विपक्ष से लड़ने में या जेएमएम गठबंधन से लड़ने में कभी फील्ड पे उतरे ही नहीं। जो बिल्कुल। मुद्दा हेमंत सोरेन के जेल जाने से ठीक पहले था, वो मुद्दा ठीक दिखाई नहीं दिया पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। भ्रष्टाचार का कोई बात बीजेपी कर नहीं पाई, मजबूती से वो लोगों तक पहुँचा नहीं पाई और जिस तरीके से बांग्लादेश घुसपैठ,
डेमोग्राफी चेंज को वो सामने लेके आई। वो एक विशाल मार्जिन से वो ना सिर्फ निषाद आलम को जीत दिलाई, बल्कि इंडिया गठबंधन को बहुत जीत दिला दी। जी, शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पाकुड़ के वरिष्ठ पत्रकार रमेश भगत। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह पाकुड़ में ऐतिहासिक जीत का कारण बीजेपी की वो नीतियां बनी जो कि जमीन पर जनता ने नहीं सुना। जो सवाल था भ्रष्टाचार का वो रख नहीं पाई और घुसपैठ के सवाल पर जनता ने उसको सुना नहीं। लेकिन पाकुड़ को केंद्र क्यों बनाया यह समझना बहुत जरूरी है कि एक ऐसे जिले को केंद्र बनाया जाता है, मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, जहां मुस्लिम आबादी थोड़ी ज्यादा है और आदिवासियों और मुस्लिमों के बीच एक अलगाव पैदा करने की कोशिश की जाती है। जाहिर तौर पर जिसकी सरकार 17 साल रही हो झारखंड में, केंद्र में 11 साल हो, वह विकास पर बात न करे, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बात न करे, बल्कि आपसी बंटवारे की कोशिशों में राजनीति करे, तो जाहिर तौर पर उसका जवाब वैसा ही जनता देती है जैसा झारखंड में देती हुई दिखाई दी। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।